सरकारी जॉब अगर आपको पाना है ना, तो त्याग तो करना पड़ेगा। जैसे नीतीश ने 4 से 5 साल अपना त्याग किया। आ रहा है सर। वो शायद औरों के साथ भी होता होगा। मैं ऐसा लेके चलता हूँ क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ। जो भी हर एग्जामिनेशन में आप गलतियां करते गए होंगे, आई थिंक उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं पहले बेसिक चीज़ों को नहीं पकड़ पाता था कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ एग्जाम में। बट अभी 1-2 साल से क्या हुआ, मैंने वो चीज़ें पकड़नी शुरू की और उनको करेक्ट करना शुरू किया। तो आपको क्या लगता है कि बीटेक एंड डिप्लोमा करना एक सबसे बड़ा सवाल है? क्या डिप्लोमा के बेसिस पे भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? जैसे बच्चा पढ़े तो उसको ज्यादातर से बेटर, मतलब कि उसका भी सिलेक्शन हो जाए आने वाले समय में। जो पढ़ने का मेरा टाइम टेबल था सर, वो तकरीबन तकरीबन दिन में 8 से 9 घंटे रहता था सर। हेलो इंजीनियर्स, मेरे सामने और मेरे साथ इस समय एसएससी जेई 2024 में सिलेक्टेड नीतीश है। बेसिकली इनको एमईएस डिपार्टमेंट मिला है। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियर्स अड्डा पे टॉपर स्टॉक शो आप लोगों को लगातार मिल रहा है। एक्चुअल में इस पूरे सेशन का उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को गाइड कर सकें कि नहीं यार, एक स्टूडेंट अगर चाह जाए तो किस तरीके से प्रिपरेशन से लेकर के सजेशन तक पहुंच सकता है। और उसकी जर्नी से आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट पूरा समय दीजिएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इस मोटिवेशनल जर्नी में, इस टॉपर स्टॉक में कौन सा पॉइंट आपको पिंच कर जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस को 4 गुना 5 गुना स्पीड से करेंगे। तो हेलो नीतीश, सबसे पहले तो वेलकम एंड बधाई हो आपको आपके सिलेक्शंस पे। तो आज के दिन आपको कैसा लग रहा है, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फटाफट यहाँ पे बताइएगा। सबसे पहले थैंक यू सर आपका। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने ड्रीम देखा था एसएससी जे बनने का, वो मेरा फाइनली पूरा हो चुका है। तो आज आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, तो इस समय आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर मुझे एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है सर। और आपकी ब्रांच क्या है? सर मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यार, मेरे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैकेनिकल में भी सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? यह सर पॉसिबल है, अगर आप लगे रहो अपने गोल को लेकर के, हाँ। कंटिन्यू उस पे काम करते रहो, तो ये पॉसिबल है सर मैकेनिकल में भी। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मतलब कि बोल रहे थे कि मैकेनिकल की वैकेंसी नो डाउट एसएससी जेई में बहुत कम है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2024 में आपने सिलेक्शन लिया, आपसे मेरी बात हो जी रही सर। थी। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं यार, 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं। आप ईमानदारी से बताना कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? सर मेरे को रेगुलर तैयारी करते हुए सर 5 साल का समय बीटेक किया है सर 2019 के बाद। उसके बाद मैं कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ सर। इसका मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स असफलता भी मिला होगा। सर बहुत बार असफलता मिली है सर। इस 5 साल की जर्नी में मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं जिसमें मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गया हूँ, और मतलब काफी बुरा फील होता था। बट आज वो सब चीजें पीछे छूट चुकी हैं, क्योंकि अब आपके सामने एक सक्सेस जो है वो मैंने अचीव कर ली है सर। तो वो उतना बुरा नहीं लगता। बट हाँ, जब वो फेलियर्स आते थे तो लगता था कि नहीं यार, मैं पता नहीं कहाँ पीछे रह रहा हूँ। बट वो सफल जो मेहनत लगातार कंटिन्यू है सर, वो आज सफल हो गई सर। राइट, तो देखो गाइज, जब भी आप बात करते हैं सरकारी जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि जिस स्पीड से आपने डिप्लोमा एंड बीटेक बीटेक पास आउट किया और उसी स्पीड में 1 साल टाइम दिया आपका हो गया तो वेल एंड गुड। नहीं तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमेशा याद रखना, हम हमेशा बोलते हैं कि सरकारी जॉब अगर आपको पाना है ना, तो त्याग तो करना पड़ेगा। जैसे नीतीश ने 4 से 5 साल अपना त्याग किया, कई सारे एग्जामिनेशंस को फेल्योर देखा। और बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बच्चे ऐसा कौन सा गलती करते हैं कि कई साल लगातार फेल होने के बावजूद एक चीज नहीं करते हैं, और आपने किया कि इस बार आपका सिलेक्शन हो गया? कौन सी ऐसा चीज आपने हर एग्जाम में अपनी असफलता से आपने सीखा, क्या आप ऐसा करते थे नीतीश? शायद जो मेरे साथ होगा होता आ रहा है सर, वो शायद औरों के साथ भी होता होगा। मैं ऐसा लेके चलता हूँ क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ। तो सबसे मेन चीज होती है सर कि आपके जो बेसिक्स होते हैं ना, अगर वो आपके क्लियर है, तो अगर आप उन पे अच्छे से काम कर रहे हो, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर दिलाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपने बेसिक पे अच्छी पकड़ बनानी होती है सर। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो आपकी जो आगे का जो उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बननी है, जो आपका करियर आगे आपने गोल देखा है, वो बिल्कुल जरूर पूरा होगा। और उस पे कंटिन्यू काम करते भी रहना पड़ता है सर। राइट, तो मतलब ये कि अपने बेसिक और जो भी हर एग्जामिनेशंस में आप गलतियां करते गए होंगे, आई थिंक उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
यस सर, बहुत कुछ सीखा है सर। मतलब कि मैं पहले, मतलब वही बात कर रहा हूँ कि मैं पहले बेसिक चीजों को नहीं पकड़ पाता था कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ एग्जाम में। बट अभी 1-2 साल से क्या हुआ, मैंने वो चीजें पकड़नी शुरू की और उनको करेक्ट करना शुरू किया, तो आज मेरे सामने रिजल्ट वो आ गया कि नहीं, आप अगर अपनी गलतियों से सीखोगे तो जरूर अच्छा करके ले जाओगे सर। बेसिकली आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, घर सर में मैं कौन कौन हिमाचल है, प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। कैसी फैमिली का सपोर्ट क्या रहा है पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, आप थोड़ा सा बच्चों को बताइएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि प्रिपरेशन सब बच्चे करते हैं तो घर वालों का भी सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट एंड खुद का सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत सारे मायने रखता है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर सबसे पहले तो मैं सर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा हैं और एक सर छोटा भाई है। तो अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का सर मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि शायद 28-29 साल तक आपको आपके पेरेंट्स, शायद ही होता कि कोई सपोर्ट करते होंगे। वो बोलते होंगे कि नहीं, अब हमारा लड़का बड़ा हो गया, 25-26 साल का हो गया, तो अब इसको कहीं चले जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए या कुछ और कर लेना चाहिए। बट मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को ऐसा फील नहीं करवाया। कि वो उनका एक ही रहता था कि आप करो, अच्छे से करो, बस एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। तो मैं सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को बहुत इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना लंबा वेट किया और उसका आज जो रिजल्ट है वो सामने है सर। और दूसरा, टीचर्स की बात की सर, मैं सभी टीचर्स का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे कॉलेज से लेके पढ़ाया, और यूट्यूब से लेके, और अड्डा 24 के टीचर्स का भी मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सर। एज ए स्टडी हो या मोटिवेशन लेने की बात हो, बहुत सारी चीज़ें सर सीखी है मैंने। तो मैं तो आपके मम्मी पापा को भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि ऐसे तमाम तरह के गार्जियन जो भारत में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों पे भरोसा कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि बहुत लंबा प्रेशर हो जाता है जब 28-29 साल का बच्चा हो जाता है, तो मम्मी पापा के सामने भी सोशल प्रेशर होता है और खुद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, बच्चे को बोलते हैं कि यार नौकरी करो, कुछ करो जिससे कि परिवार का खर्च चले। बट इनके मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। तो मैं आप सब गार्जियन से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने गार्जियन तक भेजिएगा जरूर कि कम से कम अगर बच्चा मेहनत कर रहा है ना तो उसको सपोर्ट करिए अगर पॉसिबल है, जिससे कि अगर उसका मंजिल जिस दिन मिल जाएगा ना तो मुझे लग रहा है कि सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो मैं उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि आपने बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों किया, यस सर। तो यहाँ पे सवाल है कि मैकेनिकल कैटेगरी में एमईएस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होना, तो आपको क्या लगता है कि बीटेक एंड डिप्लोमा करना, एक सबसे बड़ा सवाल है क्या डिप्लोमा के बेसिस पे भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का परसेप्शन होता है कि नहीं भाई बीटेक वाले ही एग्जामिनेशंस को क्रैक करते हैं, आपको क्या लगता है इस एग्जामिनेशंस को लेकर के आपकी माइंडसेट क्या है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा जे का एग्जाम होता है वो डिप्लोमा बेस पे ही लिया जाता है। एक्चुअली में जो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें रहती है सर, वो डिप्लोमा ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के बच्चे इसको क्रैक नहीं कर सकते। बट हाँ, थोड़ी सी उनको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ती है सर। अगर वो, जो मैंने पहले बात कही, कि अगर वो अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें, तो एसएससी जेई जैसे एग्जाम को वो आराम से क्लियर करके ले जा सकते हैं। बट वो ये कि उनको अपने बेसिक पे कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। और बहुत से ज्यादा क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना एसएससी जे में आप अच्छा करते चले जाओगे, और आप उसका रिजल्ट एक दिन जरूर देखोगे। तो मैं आपसे बोलूं कि पूरे जर्नी में अराउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर दिया होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर इसकी काउंटिंग तो नहीं है, बट मतलब मैं रोज सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, चाहे वो आपसे यूट्यूब के सेशन हो या जो मेरे पास बुक्स हैं एमसीक्यू की वो हो। तो मतलब रोज मैं बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता था। तो मेरे को लगता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एसएससी जे में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मतलब तो बहुत सारे सर एमसीक्यू की मैंने प्रैक्टिस की है। प्री में आपके कितने मार्क्स थे सर एसएससी? प्री में मेरे 146.25 थे सर, गुड। नॉर्मलाइज मार्क्स। ओके ओके, मेंस में? सर मेंस में अगर मैं बात करूं, तो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग सर मेरे 272 मार्क्स बन रहे बहुत हैं। अच्छा नंबर है। तो मैं अगर एक मोटा मोटा आपसे बोलूं कि यार एक जैसे आपके जूनियर्स हैं, तो आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रही, क्या टाइम शेड्यूल रहा, कितने घंटे आपने पढ़ा, और आपने पूरा एक थोड़ा सा एक ऐसा जर्नी बताइए पढ़ने के लिए जिससे बच्चा पढ़े तो उसको ज्यादातर से बेटर, मतलब कि उसका भी सिलेक्शन हो जाए आने वाले समय में। सर ये जो पढ़ने का मेरा टाइम टेबल था सर, वो तकरीबन तकरीबन दिन में 8 से 9 घंटे रहता था सर। मैं सुबह जो है लाइब्रेरी चले जाता था सर, 9 बजे के आसपास। तो उसके बाद मैं पहले जो है अपने रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था सर सुबह, और जी के और वो सब चीजें करता था।
उसके बाद सर दिन में मेरा 1 घंटे का ब्रेक रहता था। और फिर उसके बाद मैं सर अपने जो कोर सब्जेक्ट है मैकेनिकल के, उनकी प्रैक्टिस किया करता था सर। और उसके बाद शाम को फिर मेरा आधे या 1 घंटे का ब्रेक रहता था। और उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी से सीधा घर चल जाता था, और घर में मैं रात में सर जो भी मैंने दिन में पढ़ा होता था या कोई नई चीज़ आई होती थी तो सर उसको मैं रिवाइज करता था। और जो चीज़ मान लो मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैं उसको क्या एक अलग से कॉपी में नोट कर लेता था कि हो सकता है ये क्वेश्चन में आगे मैं फिर से फंसूं। और उनको मैं फिर रिवाइज करता था सर। इस तरीके से मेरा रोज का शेड्यूल रहता था। मतलब 8 से 9 घंटे टाइम देना मतलब कि मुझे लग रहा है कि सफिशियंट है एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए इसको। यस सर, बहुत सफिशिएंट है सर, मोर देन सफिशिएंट है 8 से 9 घंटे। बट वही है कि आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा सर। तो आपको लगता है कि एग्जामिनेशंस में आपने मॉक लास्ट मोमेंट में स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपने मॉक वगैरह का सहारा दिया था क्या? यस सर, जो आपने बात की स्पीड एंड एक्यूरेसी सर, इसी को मेंटेन करने के लिए मैंने मॉक का सहारा लिया था सर। मॉक में हो सकता है कभी आपके कम मार्क्स आ रहे हो तो आप उससे डिमोटिवेट हो सकते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मॉक जो है जैसा कि आपने बात की, हम्म, आपकी टाइम और एक्यूरेसी को ही हम्म, वो आपकी इम्प्रूव करता है सर। ऐसा नहीं है कि आपके अगर वहाँ पे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है वो आपके जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी कम आए, बट वो वहां से क्या होता है, आपको एक पेपर को सॉल्व करने की सर एक एक्यूरेसी और टाइमिंग मिल जाती है, वो आपको बहुत हेल्प करती है सर, जो आपका एक्चुअल एग्जाम होता है। ओके गुड। तो मतलब ये आपको लगता है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशंस करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, मॉक वगैरह भी देते हैं, बट लास्ट मोमेंट में उनको याद नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है कि याद करने के लिए लास्ट मोमेंट में 8 से 10 दिन रखना पड़ेगा या बीच बीच में आपको चीजों को याद करना पड़ता था? नहीं सर, अगर मैं अपनी बात करूं तो बीच हम्म, बीच में जो है चीजों को मेरे को याद करना पड़ता था सर। जैसे जो मैं कॉन्सेप्ट बार बार भूल जाता हूं उनको हम्म, बार बार पढ़ते रहना सर। हम्म, अब ऐसा होता है सर कि सिलेबस बहुत लंबा है, उसमें आपसे बहुत सी चीजें बीच में भूल जाती हैं सर, सारी चीजें याद नहीं रह पाती। तो हम्म, उसका एक ही तरीका है कि आप बीच बीच में जो है या जैसा भी ठीक लगता है स्टूडेंट को, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद एक टाइम निकाले कि मैं इस दिन जो है पूरा पीछे का ही रिवाइज करूंगा, या जो मेरे कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं मैं उनको रिवाइज करूंगा बार बार। तो उस तरीके से चीजें जो है वो याद रह जाती हैं, तो आपके ऊपर उतना बर्डन नहीं होता सर। तो अगर आप अच्छी चीजों को क्लियर कर रहे हैं तो वो साथ साथ में अगर हो जाए तो ठीक है सर। राइट। तो अच्छा, मेंस को लेकर के जैसे कि एसएससी जेई मेंस अब चूंकि ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो आपको भी ऐसा लगा कि जो सीबीटी 1 का लेवल है वही सीबीटी 2 का है, कोई खास अंतर नहीं है क्या? नहीं सर, वो लेवल सेम ही है, बट मुझे लगता है कि वो लेवल सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो एग्जामिनेशन है वो एसएससी जेई जो है वो डिप्लोमा बेस पे है, तो उससे ज्यादा लेवल मेरे को लगता नहीं कि होगा, वो दोनों में सेम ही रहेगा सर, प्री की बात करें या मेंस की बात करें। और एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि यार पढ़ाई कहाँ से करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या जैसा बच्चों आपके ओपिनियन क्या कि ऑनलाइन आजकल लगता है बच्चों को काम आएगा, पढ़ाई अगर ऑनलाइन करके पढ़ाई करके सिलेक्शन दे सकते हैं क्या? मैं आपसे ये आपके ओपिनियन अपनी ओपिनियन पूछना चाहता हूँ। ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल जो है हमारे पास ऑनलाइन पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सर। हम्म, तो स्टूडेंट कहता है मतलब एक से दूसरी जगह में फंस के रह जाता है, वो क्या करता है कि एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लेगा, दूसरा कहीं और से पढ़ लेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर जो ऑनलाइन स्टडी में। हम्म, हम्म, तो मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो एक सोर्स पकड़ लीजिए, या कोई भी एक मतलब क्लासेस पकड़ लीजिए और उस पर पूरा भरोसा रखिए सर। अगर आप वहीं से अपना सारा कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, टीचर्स की बात अच्छे से सुनते हैं, जो भी वो कह रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन स्टडी के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी में कभी भी पढ़ सकते हो, दिन में हो या रात में हो। मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई जॉब कर रहा है तो उसको जिस हिसाब से टाइम मिलता है वो उस हिसाब से पढ़ सकता है। बट आपको ये कि ऑनलाइन पे आपको इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ एक ही उस पे फोकस रहना है सर, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इधर से उधर दौड़ोगे तो आप ना एक का क्लियर कर पाओगे ना दूसरे का, तो जिसको भी फॉलो करे अच्छे से फॉलो करे। मतलब मिला जुला कि इधर उधर वंडरिंग करने से अच्छा है कि फोकस होकर के एक जगह पढ़ाई करो। यस सर, यस सर। तो थैंक यू नीतीश, आप अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर कुछ और भी आपको लगता है कि एडिशनल पॉइंट ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों की तरफ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने पूछा। और मुझे उम्मीद है कि आप नीतीश कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। सर मैं दीप मनी सर को सर बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनके जो साइंस के जो वो पढ़ाने का तरीका है ना सर, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके से वो साइंस बताते हैं, तो वो एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, उसके लिए मतलब एक बिल्कुल तरीके से करवाते हैं सर वो प्रिपरेशन, मतलब उसके बाहर से आपको कुछ नहीं आ सकता, अगर जहां तक मैं साइंस की बात करूं। हम्म। और तो उनका मैं खासकर स्पेशल थैंक करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से साइंस में मैं काफी अच्छे मार्क्स लेके आया सर प्री में। तो आई थिंक और साइंस आप बहुत मैटर करती है।
आप यहाँ पे अड्डा 24/7 में किसी पैकेज में भी इनरोल किए थे, कोर्स वगैरह भी लिए थे ना? यस सर, मैं महापैक लिया था सर। मैकेनिकल महापैक, टेक्निकल इंजीनियर सब्जेक्ट हम मैकेनिकल लोगों का। से आप लोगों यस ने सर। पढ़ा, टेक्निकल सब्जेक्ट कहाँ से कवर किया था? यस सर, यस सर, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सर आपसे ही कवर किया था। क्योंकि अच्छा। जो अब मतलब जो आपका एसएससी जे जो आता है ना सर, उसी पे आप बताते हो पूरा, मतलब अगर मैं बात करूं तो मतलब जो भी हो जे हम्म। लेवल के एग्जामिनेशन वहां से कंप्लीट आप कवर कर सकते हो। क्योंकि ऐसे तो जे लेवल का सिलेबस बहुत ब्रीफ रहता है, तो अगर आप मतलब जो आपसे हेल्प मिली है सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वो मतलब काफी हेल्प किया है सर। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक था, अगर मैं बात करूं डिप्लोमा की या डिग्री की। बट मैंने आपसे पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा सर। चलो नीतीश, थैंक यू एंड फॉर शेयरिंग अस एक्सपीरियंस, एंड होप आप लोग आने वाले समय में ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। एंड बहुत जल्दी ये वीडियो यूट्यूब पे भी बच्चों को देखने को मिलेगा, तो आप भी बच्चों को यस सर। गाइड करते रहिए, मेंटरशिप करते रहिए। अल्टीमेटली हम सबका यस उद्देश्य सर। है कि बच्चों को मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके कि सही दिशा में प्रिपरेशन कर सके। जय हिंद साथियों, नमस्कार, यस सर। थैंक यू नीतीश।